हेलो फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा पहले ये मैप आप देख लीजिए, जो ये डिक्लाइन ऑफ मुगल का मैप है। तो ये आपको पता चलेगा यहाँ पे कि जब मुगल काल की स्थापना होती है तो इतना शासन काल, मतलब इतना दूर में इनका शासन काल रहता है। और फिर उसके बाद देखिएगा कि 1605 में अकबर रहता है। अकबर भी बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ाता है साम्राज्य को, तो दक्षिण वाला इलाका छोड़ के उसका शासनकाल पूरे तरह से रहता है। और फिर अकबर के बाद का ये आप शासनकाल देख रहे हैं, तो इतना फैला रहता है। और जब औरंगजेब मरता है तो औरंगजेब के टाइम सबसे ज़्यादा बाउंड्री विस्तार हुआ रहता है और सबसे ज़्यादा मतलब साम्राज्य इनका लगभग आप समझिए कि 40 लाख वर्ग किलोमीटर पे इनका शासन रहता है जब औरंगजेब मरता है। और बाद में आप देखेंगे कि ये 1772 में, बस जो औरंगजेब मरता है उसके 60 साल बाद मानिए कि आप इतना इलाकों में आ जाता है, बस दिल्ली तक वाले इलाकों में सिमट के रह जाता है। तो वही हमें देखना है, लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर पे इनका शासन रहता है औरंगजेब के टाइम, और उसके बाद पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है। आज भी आप देखेंगे तो इंडिया का पूरा बाउंड्री अब 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन उस टाइम आप अप्रोक्स मान के चलिए 40 लाख वर्ग किलोमीटर पे था। तो पाकिस्तान वाला इलाका, बांग्लादेश वाला इलाका, वो सब उसी में था। तो यही हमें देखना है कि आखिर में डिक्लाइन क्या हो गया, कितना बड़ा साम्राज्य जो था, जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी थी उस टाइम में। अकबर के टाइम में आप देखिएगा तो इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में थी। मतलब आज आप देखेंगे कि 5वें नंबर पे तो पहुंच गई है, लेकिन उस टाइम हम सेकेंड नंबर पे थे। तो वही हमें इसमें देखना है। तो पहला नंबर इसमें यही कारण आता है कि औरंगजेब की जो नीतियाँ थी उसके वजह से ऐसा माना जाता है कि साम्राज्य डिक्लाइन हो गया, साम्राज्य डिक्लाइन हो गया। तो औरंगजेब की नीतियाँ भी दो तरह से हमें देखनी पड़ती है। एक तो धार्मिक नीति है, उसके बाद उसका जो युद्ध होता है और उसका चरित्र, ये सब भी हमें इसमें एनालाइज करना पड़ेगा। तो जैसे औरंगजेब शासन में आता है, फिर इसका जो नीति रहता है साम्राज्य विस्तार करना। तो अब देखें कि टोटल जो साम्राज्य विस्तार इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अब साम्राज्य विस्तार करने के लिए होगा क्या कि आपको सभी से युद्ध करना पड़ेगा। जो अकबर मिला के चल रहा था वो सब जितनी नीतियाँ थी उसको समाप्त करके अब इनका काम होगा कि ये पूरी तरह से साम्राज्य विस्तार करना। उसके वजह से साम्राज्य विस्तार करने के ही वजह से आप देखेंगे कि दो नया साम्राज्य उभर के आता है, मराठा और फिर सिख। और सिखों और मराठों से इनका कंटिन्यू युद्ध चलेगा। तो जो ये मुस्लिम पूरा तरह से शासन बनाना चाहता था, इंडिया को पूरी तरह से मुस्लिम देश में चेंज करना चाहता था, इसी के वजह से दो नए साम्राज्य उभर के आते हैं, जो आप मराठा देखेंगे। और मराठा के वजह से ही समझिए कि डिक्लाइन ऑफ मुगल होता है, क्योंकि मराठा से कंटिन्यू चलेगा और फिर इनका जितना भी खजाना रहता है ये खाली हो जाता है। और समझिए कि इसका फ्रंट कहाँ कहाँ खुला रहता है। जब मंदिरों को तुड़वाना ये शुरू करता है तो धार्मिक नीति की वजह से ये फिर मंदिरों को भी तुड़वाना शुरू करता है वहाँ पे। और मंदिरों तुड़वाने की वजह से फिर देखिएगा राजपूत से इनका कंटिन्यू युद्ध चलेगा। फिर वहाँ पे देखिएगा सिखों से चलेगा, जाटों से चलेगा, सतनामियों से चलेगा। फिर दक्कन में बीजापुर, गोलकुंडा, मराठा, मतलब कंटिन्यू, और बंगाल से भी युद्ध कंटिन्यू चलते रहेगा। लेकिन जब तक औरंगजेब रहता है तब तक तो जकड़ के रखता है, लेकिन इसके जाते फिर देखिएगा इसका साम्राज्य टूटता है, फिर पूरी तरह से सभी अपने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं वहाँ पे। तो ये मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताऊंगा। और अब युद्ध चारों तरफ कंटिन्यू, इनका फ्रंट खुला है, चारों तरफ सैनिक इसके लड़ रहे हैं, मनसबदार जो है वो लड़ रहे हैं। और इसके वजह से आप देखेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था मतलब पीक पे जाती है और वो जागीरदारी क्राइसिस में चेंज हो जाती है। वो मैं आपको जागीरदारी क्राइसिस भी बताऊंगा। तो अब इसके शासनकाल में आप सुनिएगा तो मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा थी। जो अकबर के शासनकाल में 1400 मनसबदार देखेंगे, लेकिन इसके शासनकाल में आप लगभग 14,000 अप्रॉक्स मान के चलिए कि मनसबदार हो जाते हैं। अब मनसबदार 14,000 हो गए, क्योंकि इसको युद्ध लड़ना है, चारों तरफ युद्ध लड़ना है। तो अब सैनिक चाहिए, आपको सैनिक चाहिए, तो फिर कहाँ से आएगा? सैनिक मनसबदार ही रखते थे, तो मनसबदारों की इतनी संख्या हो जाती है लगभग 14,000। और मनसबदारों की संख्या बढ़ती है तो अब इनको सैलरी देना होगा। सैलरी में अब तो जितना भी खजाना रहता है खाली हो गया है युद्ध करने में ही। और उसके पहले आप देखिएगा जब शाहजहां रहता है, तो शाहजहां जब ताजमहल बनाता है उसी टाइम आप समझिए कि खजाना इनका खाली होना शुरू हो गया था। खजाना लगभग खाली होने के कगार पे पहुंच ही गया था। तो अब ये आएगा तो खजाना तो उतना बचा नहीं, और आपको युद्ध भी कंटिन्यू करना है, और मनसबदारों को भी मतलब सैनिक को अब सैलरी तो देना ही है। इससे पूरी तरह से जो ट्रेजरी रहती है, जो खजाना, ये खाली हो जाता है। तो अब ये करता क्या है कि सैलरी के बदले में अब इनको देना शुरू करता है जमीन। जमीन मतलब अब सैलरी कैश में देने के लिए है ही नहीं, तो जितना जमीन का टुकड़ा जीते वो दे दिए। तो इससे जागीरदारी क्राइसिस बढ़ती है। इसके पूरा जमीन जो होता है वो मनसबदार धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगे। जब औरंगजेब के बाद लेटर मुगल आएंगे तो उनके पास मतलब इतना ज़्यादा मनसबदार मजबूत हो जाते हैं कि उनकी बात ही नहीं सुनते हैं। और फिर उनको अपने बस में रखने के लिए जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं उनकी बात मानना पड़ता है, जो वो बोलते हैं वही करना पड़ेगा। तो वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि क्या होता है लेटर मुगलों का। और फिर अगला देखिए कि मुगलों की जो फिर आर्थिक दिवालिया, वित्तीय मतलब दिवालिया हो जाते हैं। जितना भी खजाना रहता है वो खाली हो जाता है युद्ध की वजह से। अब ये नहीं है कि युद्ध की वजह से, वो पहले से ही खजाना खाली होते
होते आ रहा था। जो अकबर था वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एस्टेब्लिश करके गया था, उसी के इकोनॉमी व्यवस्था को फिर जहांगीर थोड़ा ले जाता है। फिर जहांगीर के बाद जो शाहजहां आता है, आप देखिएगा शाहजहां उतनी अच्छी तरह से नहीं ले जा पाता है, और वहीं से फिर जो इकोनॉमिक दिवालिया आप देखेंगे होना शुरू हो जाता है। और जब औरंगजेब आता है तो फिर यहाँ से तो समझिए कि पूरी तरह से ये लोग दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू युद्ध चलते रहता है। ये लोग कृषि पे ध्यान नहीं देते हैं, चाहे जो ट्रेडिंग है तो अब युद्ध कंटिन्यू चल रहा है, तो जितने भी व्यापारी थे वो भाग के कहीं कहीं शिफ्ट होने लगे, क्योंकि जब तक शांति नहीं रहेगी तो व्यापार नहीं होगा, ये चीज़ें होती है। और जो शाहजहां है वो तो उसके शासनकाल में आप देखिएगा कि ये स्वर्ण युग था, जब आर्ट एंड कल्चर वाले क्षेत्र में इतनी चीज़ों को बनाता है। आप देखिएगा कि ताजमहल बनाने में जो उनकी ट्रेजरी थी वो खाली हो चुकी थी, दिवालिया वहीं पे होना वो लोग शुरू हो जाते हैं। फिर जब ये लोग अंग्रेज को, पुर्तगालियों को, डचों को, फ्रांसीसियों को धीरे धीरे फरमान देते हैं मुक्त व्यापार करो, तो वहीं से ट्रेजरी में फिर पैसा आना भी कम हो जाता है, धीरे धीरे पैसा आना कम हो जाता है। उसके बाद आप देखिएगा कि धीरे धीरे मुगल डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं, मतलब इनकी इकोनॉमी हालत बहुत बिगड़ जाती है धीरे धीरे। शाहजहां को तो देखिए कि जब उसकी वाइफ मुमताज मरती है तो अब उसको कोई फिक्र ही नहीं है, वो ताजमहल बनाने में इतना व्यस्त रहता है कि इधर समझिए पुर्तगाली अपना पैर पसार रहे हैं, इधर अंग्रेज पैर पसार रहे हैं, लेकिन उसको मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे, वो ताजमहल बनाने में वहाँ पे बिजी रहता है। फिर आप देखेंगे कि उसका पे करना पड़ेगा, जो लेटर मुगल रहेंगे उनका हाल क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और युद्ध में ये लोग दक्कन वाले इलाकों में कंटिन्यू युद्ध चलता है, ये पैसा मंगाते रहता है, पैसा तो है नहीं, पैसा कंटिन्यू युद्ध चल ही रहा है, मराठों से चल रहा है, बीजापुर, गोलकुंडा मिल के साथ में युद्ध कर रहे हैं, इनका पैसा लग रहा है धीरे धीरे। और बाद में ये जब देखते हैं अगर इनका हिसाब किया जाता है तो युद्ध लड़ने में जितना पैसा लग जाता है उससे कम ही वहाँ से रेवेन्यू आया रहता है, तो पूरा मतलब उत्तर भारत में जितना रेवेन्यू आया रहता है वो पूरा तरह से खर्च करना पड़ता है वहाँ पे, और प्रशासनिक व्यवस्था अपनी बना नहीं पाते हैं, अपने अधिकारियों को वहाँ पे नियुक्त नहीं कर पाता है, ना ट्रांसपोर्टेशन का फिर काम होता है, ना रोड बनता है, ना कुछ भी। फिर उसके बाद जैसे औरंगजेब मरेगा तो औरंगजेब के तो शासनकाल तक आप देखेंगे कि मनसबदार भी कांपते थे इससे, जो शासक भी होते थे जब औरंगजेब आता था युद्ध करने तो डर जाते थे, लेकिन फिर उसके बाद लेटर मुगल में कोई किसी का वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। और आलमगीर के शासनकाल तक तो आप ये भी समझ लीजिए जब वो जाएगा कहीं पे युद्ध करने तो उसको मतलब जाने के लिए भी पैसा नहीं होगा, कैसे जाना है वहाँ पे, तो ये लोग पैदल जाना शुरू करेंगे। ऐसे मतलब कि पैसा पूरी तरह से लेटर मुगल में तो आप देखिएगा पूरी तरह से पैसा खाली हो जाता है। और इतना मतलब कि जब लेटर मुगल में आप देखिएगा जब समाप्ति के कगार पे बनेंगे तो जो शाही रसोई रहती है, तो अब शाही रसोई में 5-5 हज़ार लोगों का खाना बनता था, तो अब इनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो इतना लोगों को खिला पाए। 5-5 हज़ार लोग तो वो तो लोग कम नहीं है, 5 हज़ार लोगों का खाना खिला पाना, तो शाही रसोइया जो होती थी वो 3-3 दिन तक नहीं जलती, तो मतलब ऐसा हाल हो गया रहता है। जब नादिर शाह आएगा उसके बाद लूट पाट के तो पूरा तरह से धन संपत्ति पूरी तरह से लूट के लेके चला ही जाता है, नादिर तख्त ताउस भी ले जाता है। उसके बाद तीसरा कारण ये बनता है कि औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी आते हैं, जितने भी लेटर मुगल के उत्तराधिकारी होते हैं वो कोई भी योग्य नहीं रहता है, तो अब योग्य नहीं रहता है तो ये समझिए जैसे कि औरंगजेब था, तो औरंगजेब पूरी तरह से सेंट्रलाइज व्यवस्था रखा था, तो जो पहले प्रिंस होते थे तो वो किसी न किसी प्रांत में काम करते थे, तो धीरे धीरे उनको शासन प्रशासन चलाने की जो सीखना होता था वो सीख लेते थे, लेकिन ये पूरी तरह से अपने अंडर में रखा था, इन लोगों का चलता ही नहीं था। उसके बाद देखेंगे कि धीरे धीरे जब बहादुर शाह प्रथम आएगा तो ये मतलब थोड़ा बहुत उत्तम रहता है, लेकिन पूरी तरह से उत्तम नहीं रहता है। उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद तो पूरी तरह से ये लोग फारुखसियर आएगा, मोहम्मद शाह आएगा, तो मोहम्मद शाह तो आएगा तो देखेंगे कितना पी के धुत रहता है कि वो लंगा नाचता है, लंगा घूमता है, दरबार में नंगा दौरा करेगा, मतलब समझिए कि वो पूरी तरह से समझिए पागल ही है। अहमद शाह आएगा, आलमगीर द्वितीय आएंगे, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, तो जितने भी आएंगे लेटर मुगल के बादशाह वो पूरी तरह से अयोग्य रहते हैं। उसके बाद तो मतलब समझिए कि कोई रोक नहीं पाता है, मतलब जो पतन होता है वो रोक नहीं पाता। उसके बाद तो समझिए कि मराठा सबसे पीक पे पहुंच गए थे जब उत्तर मुगल चलेगा। जब नादिर शाह जब हमला करता है तो पूरी तरह से लोगों को, जनता तक को पता चल जाता है कि अब ये मुगल हमारी जब अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी क्या प्रोटेक्शन करेंगे। जनता भी सपोर्ट करना धीरे धीरे छोड़ देती है, जनता भी डरना भी छोड़ देती है उसमें। और उसके बाद ये भी अब देखेंगे जैसे कि सैयद ब्रदर थे, तो सैयद ब्रदर ने फिर 2 शासकों को ही अब समझिए कि मरवा दिया, वहाँ पे हत्या करा दी। तो वहाँ से पता चलता अभी तक 200-250 सालों में अभी तक कोई भी उत्तराधिकारी मरा नहीं था, लेकिन आप देखेंगे कि फारुखसियर को वहाँ पे मार दिया जाता है। तो ये होता है, जितने भी उत्तराधिकारी थे तो वो बस मौज मस्ती ऐश में डूबे रहते थे। और बहादुर शाह आप देखेंगे कि जब प्रथम रहता है औरंगजेब का पुत्र, वो 63 वर्ष की उम्र में तो एक शासक बना है। 90 साल तक तो समझिए कि औरंगजेब ही शासक रहता है, 63 साल की उम्र में ये शासक बनता है, तो ये क्या अपना जो उत्तरदायित्व है निभा पाएगा, ये समझिए। उसके बाद
ये करना शुरू करता है, किसी को उपाधि देता है, किसी को पुरस्कार देता है, किसी को जागीर देगा, मतलब संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि वो तो खुद ही रेबल कर रहा है कि हम साम्राज्य में नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। तो इस वजह से ये सबको खुश करने लगता है। सबको खुश करने में फिर ये किसी को जागीर देगा, किसी को पुरस्कार देता है, किसी को उपाधि देता है, जो लोग जैसे बोलता है वैसे फिर करने लगते हैं लेटर मुगल। और बहादुर शाह को, इसका नाम भी था साहेब बेखबर, मतलब क्या चल रहा है साम्राज्य में इसको पता ही नहीं होता था कुछ भी। तो ये यहाँ पे एक कारण बनता है, उत्तराधिकारी कोई भी मतलब नहीं हो पाता। जैसे कि आप देखेंगे बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर के बाद आप देखेंगे कि जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब आता है। लेकिन इसके बाद आप किसी का नाम ही नहीं सुनेंगे और किसी का आप नाम जानते भी नहीं होंगे। इसके बाद शासक भी बहुत ज़्यादा आए हैं और उसके बाद इसमें से कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं रहता जो कि इस तरह से शासन व्यवस्था अपना बनाए रह सके। तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, ये लोग औरंगजेब के नाम से थर थर कांपते थे वहाँ पे। लेकिन आप देखिएगा इसके बाद तो वो अपना जो भी करना होता था पूछते भी नहीं थे इन लोगों से। और प्रिमोजेनेशन का नियम जो था ये अनुपस्थिति था, मतलब जो उत्तराधिकारी कैसे बनेंगे उसका नियम अनुपस्थिति था। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक मुगल जो राजकुमार होते थे तो वो अपने, जैसे ये मान लीजिए जैसे ये पूरा तरह से मुगल सल्तनत है और यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे फिर स्टेट बटा हुआ है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब इसमें प्रिंस लोग थे, वहाँ पे स्टेट में शासन करते थे यहाँ पे प्रिंस लोग। अब जैसे यहाँ पे पता चलता था कि मृत्यु हो गई बादशाह की, तो अब ये लोग अपने आप में अब यहाँ पे सभी चलेंगे यहाँ पे अभी राजा बनने के लिए, पूरी तरह से सभी जो प्रांत में है। अब प्रांत में है तो अब इनमें युद्ध होगा, तो कभी इसमें होगा, इसमें होगा और लास्ट में जो बच जाता था वो शासक बनता था। तो अब युद्ध में आपको तो पे भी करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली लॉस तो होगी ही और साथ में जो मनसबदार लड़ेंगे आपके अंडर में जो रहेंगे, तो मनसबदार में मेन जो इंपॉर्टेंट सैनिक होते थे वो मर जाते थे खुद में ही युद्ध करने में एक राजा चुनने के लिए। तो इकोनॉमिकली लॉस भी होती थी और जितने भी इंपॉर्टेंट सेनापति होते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी। और जो फिर यहाँ पे शासक, मान लीजिए ये बन गया यहाँ का जो प्रांत का प्रिंस था, ये बन गया यहाँ पे शासक। अब ये क्या करेगा, जो इसको मदद नहीं किया है इस पे हार्श पनिशमेंट देगा। वहाँ पे जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट आप देखेंगे वो नहीं करेगा। जैसे आप आज देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ये हमेशा से इल्जाम लगाया जाता है कि जो स्टेट में उनकी सरकार नहीं है वहाँ पे डेवलप नहीं किया जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे थी कि यहाँ पे अब जो लोग इसकी मदद नहीं किया है राजा बनने में, फिर उसके प्रति ये हार्श रहेगा, मतलब समझिए कि उनके प्रति पॉलिसी इसकी उल्टी रहती है, उनसे युद्ध के चक्कर में हमेशा रहेगा। एक तो आप देखेंगे औरंगजेब भी उतना लड़के आता है, उसके बाद आप देखेंगे दारा सिकों को 2 बार युद्ध में आ रहा था। उसके बाद आप देखेंगे कि जो औरंगजेब के 4 पुत्र थे तो वो चारों पुत्र अपने में लड़के, फिर बहादुर शाह जो प्रथम आता है वो शासक बनता है और वैसे ही सेम रहेगा। और सेम उसके बाद तो ऐसा हो जाएगा कि जितने भी मनसबदार होंगे वो इतना पावरफुल हो जाएंगे कि वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। और इसी में आप देखेंगे बहुत सारे खेमों में लोग बढ़ जाते हैं। आप देखिएगा उसी में ईरानी, तुरानी, अरबी, हिंदुस्तानी, फारसी सभी इसी में रहते हैं। और फिर ये लोग चाहते हैं कि मेरे सपोर्ट का जो है राजा वो बने, तो फिर वहाँ पे भी डोमिनेट किया जाता है, लोगों को लड़ाई करवाई जाती है जानबूझ। उसके बाद जुल्फिकार खां को आप देखेंगे वो भी किंग मेकर हो जाता है, वजीर रहता है। और उसके बाद आप देखेंगे जो कि सैयद ब्रदर रहते हैं वो भी किंग मेकर बन जाते हैं। तो समझिए किंग मतलब बनाने में इनका हाथ ज़्यादा रहता है। तो सैयद ब्रदर जो थे वो चाहते थे कि मतलब अच्छा से यहाँ पे शासन चले और मतलब मुगल को फिर से उठान पे लाया जाए, लेकिन उसको भी मरवा देगा जुल्फिकार खां जो रहेगा, उन लोगों को भी मरवा देगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा। और मुगल राजाओं के दरबार में क्रमिक रूप से गिरावट आती है। अब जो मैंने बताया ईरानी, तुरानी, अफगानी, उसमें हिंदुस्तानी, मतलब ये जनता जो कि शासन में भाग लेती थी। तो ईरानी भी थी, अरबी भी थे, तुर्की भी थे, अफगानी भी थे, हिंदुस्तानी भी थे। और ये लोग अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे। समझिए कि चारों तरफ अभी वो देख रहे हैं कि फ्रांसीसी पैर पसार रहे हैं, पुर्तगाली जो पैर पसार रहे हैं, उसके बाद अंग्रेज पैर पसार रहे हैं, लेकिन उनका नज़र फिर रहता है कि इसमें शासन कैसे बनाया जाए, अपना अपना फायदा कैसे देखा जाए, हमारे पास पैसा कैसे आया जाए, हम भोग विलास कैसे करें, ये सब चीज़ें। लेकिन उनको ये खबर ही नहीं रहती है कि उधर फिर अंग्रेज जो है वो पैर पसार रहे हैं और बाद में अंग्रेजों की वजह से ही पूरी तरह से लास्ट में इनको शासन से उतार दिया जाएगा। और बाद में बहादुर शाह को रंगून भेज दिया जाएगा, इनके 2 बेटों को उनके सामने देखिएगा कि अंधा करके मरवा दिया जाए। और ये जितने नोबिलिटी रहती है उसमें अपने आप में लड़ते रहती है। शासक भी लड़ रहे हैं, नोबिलिटी भी लड़ रही है, जनता भी लड़ रही है पीछे, जो छोटे छोटे शासक है वो भी लड़ रहे हैं, उधर अंग्रेज भी पैर पसार। ये कहानी चलते रहते हैं। अकबर, समझिए अकबर जो था वो सबको बांध के चला, राजपूतों को यूज किया। समझिए राजपूतों की वजह से उसने पूरी तरह से साम्राज्य विस्तार किया। जब राजपूत जुड़े तो इकोनॉमिक भी जुड़ी, पूरी जनता अब उसको अपना मानने लगी क्योंकि राजपूतों से उसने अच्छा व्यवहार किया। व्यवहार करने के लिए समझिए शादी तक का संबंध बनाया ताकि फिर लोग उसको अपना समझ सके। लेकिन उसके बाद ऐसा कोई भी शासक नहीं आया जो कि ऐसा काम करे ताकि जनता अपना समझे उसको। अकबर ने समझिए राजपूतों का यूज किया, उसके बाद पूरी तरह से जीता, सब इलाकों को, दक्षिण तक साम्राज्य को ले गया, पश्चिम तक जीता, ऊपर मुल्तान वाला, सिंध वाला इलाका,
पूरब तक बंगाल तक का इलाका जीता, अच्छा मनसबदारी पद दिया और फिर लड़वाया। लेकिन ये लोग देख रहे हैं कि राजपूतों से ही लड़ रहे हैं, सिखों से लड़ रहे हैं, मराठों से लड़ रहे हैं, किसी से अच्छा संबंध बनाने का इन्होंने नहीं देखा। जितने भी बात के शासक हुए, चाहे अब जो शासक भी देखेंगे तो अब शासक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसा शासक है, वही चीजें होती हैं। तो जो बाबर रहता है, चाहे अकबर रहता है, चाहे जहांगीर, हुमायूं, तो ये देखेंगे युद्ध में खुद ही लड़ते। औरंगजेब तक खुद ही जाके लड़ता था, युद्ध के बैटल मैदान में खुद लड़ता था। बाबर तो समझिए लड़ने में इतना एक्सपर्ट था कि अकेले कितने लोगों को देख लेता था। तो ये लोग खुद युद्ध में जाके लड़ते थे। लेकिन उसके बाद के शासन को आप देखिएगा तो वो तो पहले मनसबदार को बुलाते थे, तो मनसबदार आते ही नहीं थे। आते भी थे तो समझिए कि पालकियों में बैठ के आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, 2-3 दिनों में आ रहे हैं। जब ये बुला रहे हैं, आराम से नशा वशा करते आ रहे थे ये लोग, जितने भी मनसबदार होते थे। तो ये हो गया था, मतलब कि राजा में पावर अब रही नहीं जो कि साम्राज्य को एकत्रित करके रख सकता है। तो औरंगजेब के शासन था तो मतलब जितने भी मनसबदार या फिर सैनिक थे तो वो डर के मारे थर थर कांपते थे। लेकिन उसके बाद का कोई भी ऐसा शासक आता नहीं है जो कि सैनिकों को चाहे किसी और को भी डरा के रख सके। और उसके बाद आप देखेंगे कि मुगल कुलीनता में गिरावट आती है। तो अब देखिए, समझिए एक बात कि जो भी युद्ध आता था भारत में, तो भारत के धन संपत्ति यहाँ पे इतनी मिल जाती थी कि राजा को कुछ सोचना ही नहीं। राजा धीरे धीरे बेखबर हो जाता था। बेखबर मतलब कि पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो पहले आप देखेंगे कि अरबी भी जीतने में बहुत मुशक्कत करते हैं, उसके बाद देखेंगे तुर्की भी बहुत मुशक्कत करते हैं। लेकिन उसके बाद के तुर्की के शासन जब एस्टेब्लिश हो जाता है, पैसा आने लगता है, तो शासक धूर्त आते हैं, बिल्कुल एकदम पावर ही नहीं रहती है। वही उसके बाद देखेंगे बाबर आएगा तो बाबर काफ़ी जुझारू रहता है। उसके बाद हुमायूं ने भी बहुत जुझारूपन किया। उसके बाद देखिएगा कि अकबर तो शासन एस्टेब्लिश करने में जूझता ही है, सबसे दिमाग भी लगाता है, जूझता भी है। लेकिन उसके बाद के जो आप शासक देखेंगे लेटर मुगल के, तो वो शराब में और फिर उसके बाद हरम में डूबे रहते थे, हरम दल में स्त्रियों के साथ। शासक आते ही नहीं है वैसा, मतलब उनमें गिरावट बिल्कुल चरित्र में आ जाती है। भोग विलास की ज़िंदगी, संघर्ष करने का मतलब उनमें साहस ही नहीं रहता। संघर्ष करना वो चाहते भी नहीं है क्योंकि शराब मिलती है और जो स्त्रियाँ चाहिए वो मिलते रहती है उनको। और सातवां इम्पोर्टेंट कारण आप देखिएगा कि इसमें कि मुगल जो सेना रहती है उसमें गिरावट भी आती है और केंद्रीकरण में भी गिरावट आता है। तो पहले सेंट्रलाइज सिस्टम रहती है। अकबर जो मनसबदारी व्यवस्था बना के जाता है वो तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहती है, लेकिन बाद में मनसबदारी व्यवस्था ये मनसबदारी क्राइसिस में चेंज हो जाती है, ये जागीरदारी क्राइसिस में चेंज हो जाती है। इसमें 2 अस्पात सिंह अस्पात जोड़ा जाता है जहांगीर द्वारा। तो अब सैनिकों के व्यवस्था में पूरी तरह से जो मनसबदार होते थे उनको जागीर पूरा मिल गया, और मनसबदार थे तो अब जागीरदारी जब मिलने लगी, अब क्योंकि पैसा था नहीं, मैंने जैसा बताया कि 1400 से 14,000 तक पहुंच जाता है मनसबदारी व्यवस्था सैनिक की, और पैसा होता नहीं है, पैसे के बदले में जागीर दी जाती है। अब ये जागीर लेते लेते धीरे धीरे मनसबदार इतना पावरफुल होता था कि वो अपना रेबल करके घोषणा कर देता था स्वतंत्रता की। और फिर दूसरा ये कारण है कि मनसबदार धीरे धीरे लेटर मुगल में आप देखिएगा कि ये हेरोडेटरी बना लेते हैं। पहले था कि मनसबदारी आपको फिर जैसे मनसबदार उसकी मृत्यु होती है तो वो आपको देनी पड़ेगी और फिर राजा वहाँ पे दूसरे मनसबदार को नियुक्त करेगा, लेकिन ये चीज़ें हेरोडेटरी बना देता है क्योंकि जो लेटर मुगल होते हैं तो कोई जाके पूछ ही नहीं पाता। पूछता भी है तो बोलता है कि क्या, जैसे पूछते भी हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो बोलता था कि आके छुड़ा लो अगर दिक्कत है तो, मतलब युद्ध कर लो। और शासक इतने पावरफुल है ही नहीं कि उससे युद्ध कर सकते थे मनसबदार। तो ये धीरे धीरे हेरोडेटरी बन गया। उसके बाद वो घोड़ों की जगह पे दिखा रहा है, कितने कम घोड़ों को बोल रहा है 1000 घोड़ा मैं रखाऊँ और दिखा रहा है आपको 700-800। फिर उसके बाद सैनिकों के जगह पे किसानों को भर लेता है कि इतने सैनिक हमने रखे हैं तो इतना मुझे जागीर दे दो, और जागीर देना भी पड़ता है। जो लेटर मुगल के शासक रहते हैं वो डर के मारे देते भी हैं जागीर, और धीरे धीरे ये जागीरदारी क्राइसिस में चेंज हो जाती है। और मुगलों की सेना की वजह से, मतलब मुगलों की सेना से पूरी दुनिया लगभग समझिए डरती थी। काफ़ी सैनिक में स्ट्रेंथ था, बहुत बड़ी सैनिक थी। कोई भी शासक मतलब कि समझिए कि युद्ध करने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बाद में आप देखिएगा कि कंटिन्यू युद्ध चला है, और बाद में तो इनका ये हाल हो जाता है जब काबुल कंधार को ये जीतने का कोशिश करेंगे तो 3 बार आक्रमण करते हैं ये लोग काबुल कंधार पे, लेकिन वो नहीं जीत पाते हैं और नेचुरल बॉर्डर वही रहता है। उसके बाद काबुल कंधार जैसे हाथ से जाता है, उसके बाद देखिए कि नादिर शाह आता है, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली भी आएगा जो मराठों से युद्ध होगा पानीपत के मैदान में। और नादिर शाह आता है, दिल्ली को लूटता है, पूरा जितना धन दौलत रहता है लेके चला जाता है। वहाँ पे लोगों को पता भी चल जाता है कि अब मुगलों में वो दम बचा नहीं है जो कि पहले सैनिक में थे। एक नादिर शाह छोटा सा शासक अफगानिस्तान का रहता है, आके इनको हरा के चला जाता है। और तोप खाने रहते हैं, तो तोप खाना उस टाइम तक कोई काम का रहा नहीं रहता है। जब यूरोपीय आएंगे तो आप देखिएगा वो अच्छे किस्म के बंदूक लेते हैं, और उनका सैनिक जो रहता है वो काफ़ी मतलब युद्ध में माहिर रहते हैं, और छोटे छोटे सैनिक लेके वो फिर देखिएगा कि बड़ा बड़ा युद्ध जीत जाते हैं बंदूक के दम पे। और फिर आप देखेंगे कि जैसा कि
मराठों की सैनिक रहती है, तो छोटा सा सैनिक लेके इन लोगों को बार बार हराते हैं। मतलब हवा की तरह वो लोग आक्रमण करते हैं इन पे, इनको पता ही नहीं चल पाता है इतना। मतलब धीरे धीरे इनकी सेना जो रहती है ये पूरी तरह से आलसी तो हो ही गई रहती है। उसके बाद जब वो मराठे आक्रमण करते हैं तो इनको पता ही नहीं चलता है, वो फिर आक्रमण करके चले जाते हैं। जब मस्केट आता है, मस्केट मतलब राइफल आप समझ सकते हैं, जो ये बंदूक होता है वो आता है, तो उसके बाद तोप और ये आपके भारे सैनिक की और घुड़सवार की उतनी इम्पोर्टेंस रह नहीं जाती है। वो लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं बंकर बना के, उसी में से फायरिंग होते रहती है, घुड़सवार आप लाइए, घुड़सवार को मारते रहते हैं। मराठों की भी इसी वजह से हार होती है यूरोपीय से, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब मराठों का डिक्लाइन हम देखें। और फिर अगला जो कारण है, इन्होंने नौसेना का विकास नहीं किया, और नौसेना का विकास नहीं किया बाद में इनको पे करना पड़ता है। फिर यूरोपीय जब आते हैं तो नौसेना तो उनकी काफ़ी रहती है, और वो बार बार धमकी देते रहते हैं कि अब उनका जो था कि उनको पता था कि अभी जो मुगल हैं तो मुगल से आप ज़मीनी लेवल पे तो नहीं जीत सकते थे, ये उनको भी पता था। लेकिन वो बोलते थे ज़मीनी लेवल पे चलो ठीक है हरा दोगे, लेकिन हम फिर व्यापार नहीं करने देंगे, अफ्रीका मध्य एशिया कहीं से भी उधर तुम्हारे अगर व्यापारी जाते हैं तो हम नाव डुबा देंगे। और अभी ये समझिए कि वहाँ पे जो पूरी तरह से जो दक्षिण भारत है उन पे इनका कब्जा हुआ भी नहीं था, तो नौसेना है उस वजह से भी ये लोग नहीं रखे थे, नौसेना ये बढ़ाने का कोशिश भी नहीं करते हैं। और यूरोपीय इस वजह से इनसे बहुत सारे फरमान लेते हैं नौसेना के ही दम पे। अगर आपको व्यापार करना है तो फिर फरमान दीजिए, नहीं तो जो आपका नौसेना को लूटेगा, जैसे पुर्तगाली लूटेगा तो अंग्रेज बोलते थे हम बचा लेंगे, अंग्रेज बोलते थे कि हम लूटेंगे तो फिर बोलते थे पुर्तगाली हम बचा लेंगे। और ऐसे इन लोगों से फरमान लिया जाता था, और ये फरमान फिर खजाने पे बोझ पड़ता था, खजाना खाली होते जाता था। और फ्री ट्रेड करते थे और जनता को फ्री ट्रेड मिल नहीं रही है यहाँ के लोगों को, तो इस वजह से भी जनता इनका सपोर्ट नहीं करती है। नौसेना के विकास की वजह से ये दिक्कत यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। मुगल सरकार को कोई लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला, तो ये भी कारण है कि अब जनता तो सपोर्ट करेगी नहीं। अब जनता के प्रति ही अब जो अब देखिएगा तो मेन पीपल कौन है यहाँ पे, हिंदू थी, मुस्लिम तो कम ही थे, लेकिन अब हिंदुओं के प्रति टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाओगे जैसा कि अकबर ने अपनाया था। और अकबर ने अपनाया था तो उसको रिजल्ट मिला था, फिर उसको समर्थन भी मिला, राजपूतों से भी मिला, और बाकी जनता ने भी सपोर्ट किया तो व्यापार भी बहुत बढ़ा, जनता ने सपोर्ट किया तो साम्राज्य भी बहुत बढ़ा। लेकिन ये ऐसा चीज़ नहीं करता है, जब मंदिरों को तुड़वाना ये शुरू करता है तो फिर जनता जो रहती है पूरी तरह से मतलब सपोर्ट चला जाता है इनका, 1% जनता इनको सपोर्ट नहीं करती है। और मीडिएवल हिस्ट्री में आप ये भी समझ लीजिए, मुगल को विदेशी ही माना गया। अकबर थोड़ा आया तो वो जोड़ के चला, तो थोड़ा सा इनको इंडियनाइजेशन हो पाया मुगलों का, लेकिन फिर भी लोग इनको विदेशी ही समझते थे। थोड़ा सा अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया, लेकिन बाकी किसी ने जोर नहीं दिया। और इसके बाद आप देखेंगे कि पूरी तरह से औरंगजेब की नीति के वजह से 2 नए साम्राज्य बनते हैं, जो आप देखेंगे एक सिख बनता है और दूसरा मराठा बनता है। तो इनके इसी नीति की वजह, धार्मिक नीति की वजह से ये बनते हैं। और ये भी बोला जाता है कि औरंगजेब जो था ये दक्कन में रहा था, तो आप देखेंगे तो वो दक्कन का ही गवर्नर था, दक्कन का गवर्नर था। तो उधर के जो मुस्लिम है वो कट्टर मुस्लिम थे, और उन्हीं के बीच में रहा था, उलेमाओं के बीच में, तो उसमें भी ये कट्टरपंथी आ गई थी ऐसा माना जाता है। उत्तर भारत में देखेंगे तो कम कट्टरपंथी थी, जो कि आप देखेंगे सूफी प्रभाव इधर ज़्यादा था, तो अकबर भी सूफी प्रभाव में था, और बाकी मुगल बादशाह को देखेंगे तो वो सूफियों के प्रभाव में थे। लेकिन जो औरंगजेब रहता है ये सूफियों के प्रभाव में नहीं रहता। औरंगजेब की दूसरी ये भी मानसा रहती है कि वो पहले यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य पूरी तरह से फैला ले, और फिर वो मध्य एशिया जो है उसके राजनीति में इसका प्रभाव बढ़े। उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कि मैं मंदिर और हिंदुओं को जो है कन्वर्ट करा रहा हूँ, मंदिरों को तुड़वा रहा हूँ, इस वजह से इसका समर्थन बढ़ेगा, और समर्थन बढ़ेगा तो फिर ये मध्य एशिया के जो पॉलिटिक्स है उसमें भाग ले सकता है। ये भी इसका एक स्ट्रेटेजी में था। और मैंने जैसा बताया कि लोग मतलब हमेशा, आपको अगर पहले से लेक्चर देख रहे हैं तो मैंने बताया कि लोग हमेशा से ढूंढते रहते हैं, उनको एक नेता चाहिए। लोग के मन में भी है तो वो खुद स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्टार्ट कोई करने वाला मिल जाता है तो लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में आप देखिएगा तो पब्लिक पहले से त्रस्त थी और पब्लिक को पता भी थी, लेकिन जब गांधी जी आते हैं तो गांधी जी थोड़ा सा हाथ आगे करते हैं, तब तक पब्लिक पूरा सपोर्ट कर देती है, क्योंकि पब्लिक को पहले से पता रहती है। वही चीज़ है, मुगलों से परेशान सभी थे, और वही थोड़ा सा मराठा आते हैं ऊपर तो पूरी तरह से मराठा का सपोर्ट में जनता आ जाती है। और फिर मराठा साम्राज्य आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उतना आगे जाके फिर मुगलों को कितनी बार हराते भी हैं। तो ये होता है। और फिर अगला जो कारण है तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली भारत पे आक्रमण करते हैं, तो भारत पे आक्रमण करते हैं और लूटते भी हैं ये। तो अब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जब आते हैं तो ये दोनों अफगानी रहते हैं, लेकिन इनके पहले ही आप समझिएगा कि ये मुगल
जो साम्राज्य था पूरी तरह से पतन हो चुका था। ये आते हैं तो पूरी तरह से जनता को पता चल जाता है। जब ये पूरी तरह से देखेंगे कि मुगल घराने में घुस के बेइज्जती करता है नादिर शाह, वहाँ पे घुस के इनको उसमें पीटा जाता है, राजाओं को भी पीटा जाता है समझिए, और लूटपाट मचाया जाता है। और अहमद शाह अब्दाली तो समझिए मराठों से युद्ध होता है। उस टाइम मुगल बचे ही नहीं रहते हैं कि मुगल युद्ध कर पाते अहमद शाह अब्दाली से, तो फिर इधर से मराठे जाते हैं और उधर से अहमद शाह अब्दाली आता है और पानीपत के युद्ध में इनका लड़ाई होता है। लेकिन उससे पहले नादिर शाह आया रहता है, वो लूट के जाता है, तख्ते ताउस भी लूट के जाता है इनका। और उसके बाद मराठा देख लेते हैं कि अब इनके पास कोई शक्ति नहीं बची है मुगलों के पास। एक तो पहले नादिर शाह को देखेंगे कि ये बेइज्जत करते हैं, मोहम्मद शाह जो रहता है ये बेइज्जत करता है इस वजह से कि तुम अफगानी हो और अफगानी होकर वहाँ पे कैसे राज कर सकते हो ईरान वाले इलाकों पे, जब इसने कबीलियाई लोगों ने बनाया है वहाँ पे साम्राज्य, तो और तुम्हें मतलब हैसियत कैसे है हमसे बात करने की। तो फिर वही ये सब चीजें देख के गुस्सा होकर नादिर शाह आता है और इनको फिर बेइज्जत भी करता है, लूटता भी है, तख्ते ताउस भी ले जाता है यहाँ से, मोहम्मद शाह को बेइज्जत करता है यहाँ पे। तो ये होता है आक्रमण, तो इससे भी पता चलता है। और फिर पता जब चलता है तो फिर देखेंगे मराठा भी बहुत बार हमला करेंगे और हराएंगे भी इनको। और उसके बाद बची खुची चीजें रहती है तो ब्रिटिश पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। जब ब्रिटिशों से युद्ध होता है इनका बार बार, तो ब्रिटिश खत्म करके देते हैं। और 1857 के क्रांति के बाद पूरी तरह से मुगल पद ही समाप्त कर दिया जाता है और बहादुर शाह द्वितीय को भेज दिया जाता है रंगून, वहाँ पे रहने के लिए पेंशन देके, और इनके दोनों पुत्रों को वहाँ पे इनके सामने आंखों के मरवा दिया जाता है। तो वहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और जो ब्रिटिश आए थे तो वो तरह तरह के टैक्टिक्स लेके आए थे युद्ध में। तो समझिए वो तो एक बंदूक लेके आए थे, कम सेना थी उनकी, और सैनिक ऐसे चारों तरफ खड़े हो जाते थे ये समझिए गोल बना के, और उसके बाद वो फायरिंग करते थे और गोल गोल घूमते रहते थे। ऐसा ऐसा टैक्टिक्स लेके आए थे, मतलब चारों तरफ से भी गोल बना लेते थे और उसके बाद फायरिंग करते थे, और पूरी तरह से जो भी अगल बगल के सैनिक रहते थे उनको मार देते थे। बंकर बना के छिपते थे, उसमें से युद्ध करते थे, और ये लोग तलवार लेके सीधे पहुंचता था उनके सामने के युद्ध में। लेकिन वो ऐसे टैक्टिक्स का उपयोग करके, मतलब काफ़ी उनकी तो फुर्तीली सैनिक थी, और जो गन था उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि पिस्टल राइफल सब लेके आए थे। और फिर यहाँ पे हराते हैं इन लोगों को, जितना भी बचा खुचा पावर रहता है समाप्त कर देते हैं सब धीरे धीरे। पहले तो ट्रेड में अपना व्यापार में लेते हैं इन लोगों से फरमान नया नया तरीके से, जिससे कि रॉयल ट्रेजेडी और खाली हो जाती है इन लोग, ये होता है। और थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जब मुगलों का पतन होता है तो क्या यहाँ पे सिनेरियो बनता है। तो ये अब देखिएगा कि यहाँ पे सिख उभर के आते हैं, आप देखिएगा सिख यहाँ पे, और मुगल ये बचे रहते हैं। आप देखिए मुगल बस दिल्ली तक सिमट के आ जाते हैं, बाद में मुगल बचते नहीं है, और ये अवध नया एक स्टेट बन जाता है। यहाँ पे 1764 में सुजाउद्दौला जो रहता है ये स्वतंत्रता की घोषणा समझिए कर ही लेता है, और उसके बाद ये ब्रिटिशों से भी लड़ता है। तो आप देखेंगे कि बक्सर के युद्ध में ये भी रहेगा उसमें बैटल में। और फिर ये बंगाल वाले इलाकों में आप देखेंगे 1764 में अलीवर्दी खां यहाँ का शासक रहता है, लेकिन ट्रिब्यूट देते रहता है मुगलों को। और बैटल ऑफ प्लासी यहाँ भी होती है, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होती है, उसमें शाह आलम भी आते हैं युद्ध करने, लेकिन हार जाता है। मतलब ये पूरी तरह से फ्रंट क्रिएट करते हैं अवध, मुगल और ये बंगाल, लेकिन तीनों सेना हार जाती है, और यहीं से शुरू हो जाता है ब्रिटिश शासन। वो भी पूरी तरह से अभी शुरू में लेना नहीं चाहते, वो शुरू में ट्रेड ही करना चाहते, लेकिन व्यापार में जैसे जैसे दिक्कत आती है इन लोगों को वैसे वैसे वो अपना शासन भी स्थापित करते जाते हैं। और ये औरंगाबाद है आप देख रहे हैं, और ये मराठा यहाँ पे रहते हैं। मराठा ये जो ब्लू वाला लाइन देख रहे हैं ये मराठा पूरी तरह से रहता है। और मराठा में भी आप देखेंगे कि पेशवा जो रहते हैं इसमें 4 भागों में ये लोग रहते हैं। तो भोसले यहाँ पे रहते हैं, होलकर यहाँ पे रहते हैं, सिंधिया यहाँ पे रहते हैं, और गायकवाड़ यहाँ पे रहते हैं। तो ये लोग मतलब अपने में साम्राज्य बांट के रहते हैं, समझिए भाई में जैसे हिस्सों का बंटवारा होता है वैसे ही ये लोग बांट के रहते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा मैसूर राज्य की स्थापना होती है। मैसूर हैदर अली 1755 में मॉडर्नाइज करता है ट्रूप्स को, जो सैनिक रहते हैं उनको, विद द हेल्प ऑफ फ्रांस की मदद से ये सैनिकों को मॉडर्नाइज करता है। उसके बाद देखेंगे कि अंग्रेजों को हराएगा भी कितनी बार, तो वो हम आगे इसमें बात करेंगे। और फिर यहाँ पे निजाम अपना शासन एस्टेब्लिश करते हैं, और यहाँ पे 1724 से 25 तक आप निजाम गेट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल और असफजाई यहाँ पे डायनेस्टी को बनाते हैं। और 1768 में आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एट मसूलीपट्टनम विद द ब्रिटिश से ये करते हैं। मसूलीपट्टनम की फ्रेंडशिप एक ट्रीटी करते हैं हम मुगलों से, तो वो मैं आपको आगे बताऊँ। और ये यहाँ पे पानीपत का युद्ध होता है, डिफीटेड मराठा 1761, और यहाँ पे दिल्ली वाले इलाकों में नादिर शाह आता है। तो ये कुछ बनते हैं, और ये राजपूताना यहाँ पे है, ये आपको पता ही है, तो ये मैं बार बार दिखाऊंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप बनता है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल सल्तनत। तो ये आपने देख लिया मैप को, और ये कारण मैंने बता दिया मुगलों के डिक्लाइन का। ओके गाइस, थैंक यू, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।